तो यहाँ पर मैं जेस्ट 2021 फिजिक्स का जो पेपर है आज जो हुआ है उसके कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था, इफ़ एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स द वैल्यू ऑफ एल क्रॉस एल विल बी। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दे रखा था, तो इसका जो आंसर है वो आयोटा एच कट एल वेक्टर में करके आया हूँ। और इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने एल क्रॉस एल नॉर्मल तरीके से कर दिया और आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसका सॉल्यूशन किया। ठीक है, पॉज करके आप देख लेना। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स का था। ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग ए नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड एल इज सब्जेक्ट टू ए सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी आर इज इक्वल्स टू के एल एन आर। और साथ में यहाँ पर पूछा था व्हाट इज द रेडियस आर एट विच इट विल हैव ए सर्कुलर ऑर्बिट, विल द सर्कुलर ऑर्बिट बी स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो मैंने कैसे किया। डी किया था मैंने इसका आंसर। तो सबसे पहले मैंने वी इफेक्टिव जो होता है वो लिख दिया इसके अंदर, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दिया आर के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू में 0 रख दिया। वहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो कि एल अपॉन रूट एम की आ गई। अब सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल, उसको फाइंड करने का हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव कर दो आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यदि 0 से ग्रेटर देन आएगा तो स्टेबल की कंडीशन आ जाएगी, वरना अनस्टेबल की कंडीशन आ जाएगी। तो जब मैंने ये ऐसा किया तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव में आया मेरा, तो डी मैंने इसका आंसर किया। तो इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ए स्पेसशिप मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ विथ ए रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v एंड फायर्स ए शटल क्राफ्ट in the forward direction at a speed v relative to the spaceship. The pilot of the shuttlecraft launches a probe in the forward direction at a speed v relative to shuttlecraft. What will be the speed of the probe relative to the earth? मैं सी करके आया, देखो कैसे किया मैंने इसको। तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले जो स्पेसशिप है उसको मैंने एस डैश फ्रेम मान लिया और अर्थ है उसको एस फ्रेम ले लिया। तो स्पेसशिप की जो अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है, दिया हुआ क्वेश्चन में, तो वो मैंने लिख दिया, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो ये शटल क्राफ्ट है इसकी वेलोसिटी स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में यहाँ पर देख सकते हो v ले ली मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने वेलोसिटी ऑफ शटल क्राफ्ट निकाल ली अर्थ के रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, उन्होंने ये पूछा था हमसे, देखो क्वेश्चन समझते हैं। अर्थ के रेस्पेक्ट में शटल क्राफ्ट है, उसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी थी। हमें क्या दे रखा था, अर्थ के रेस्पेक्ट में स्पेसशिप की वेलोसिटी दे रखी थी, और स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में शटल क्राफ्ट की वेलोसिटी दे रखी थी, और शटल क्राफ्ट के रेस्पेक्ट में प्रोब की वेलोसिटी दे रखी थी। तो प्रोब की वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में बतानी थी हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर शटल क्राफ्ट की वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में सबसे पहले निकाल ली। ये वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज इक्वल्स टू 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। और साथ में फिर मैंने क्या किया, ये अर्थ है उसको एस फ्रेम ले लिया, और शटल क्राफ्ट है अब उसको मैंने एस डैश फ्रेम ले लिया। और जो प्रोब है ना, वो शटल क्राफ्ट के अंदर v की स्पीड से जा रहा है। शटल क्राफ्ट है उसके रेस्पेक्ट में v की स्पीड से जा रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करना था, मैंने फाइंड कर दिया। ये देखो इस तरीके से देख सकते हो कैसे किया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो v1 है वो अब शटल क्राफ्ट है, उसकी वेलोसिटी है ये अर्थ के रेस्पेक्ट में, वो मैंने रख दी 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो हमने निकाली थी अभी। ठीक है, तो इसका आंसर ये सी आया था। तो एक बार इसको ध्यान से फिर से देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना तो समझ में आ जाएगा कैसे किया मैंने। ओके, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का था। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अच्छा क्वेश्चन था ये, कि हमें पार्टीशन फंक्शन है वो एक तरीके से दे ही रखा था, मतलब कि कंसिडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉन डीजनरेट एनर्जी
levels with energy 0 E and 2 E. In the limit of infinite temperature T tends to infinity, the probability of finding a particle in the ground state is. तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। 1/3 करके आया हूँ मैं। कैसे किया मैंने, यहाँ पर मैंने सिस्टम है उसमें मैंने जैसे एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया और उसके लिए मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जेड की वैल्यू निकाल ली 1 + e⁻⁻β e + e⁻⁻2 बीटा ई। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन है और ये प्रोबेबिलिटी मुझे ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी थी। तो ये e⁻⁻β E1/z, ये e⁻⁻β E1 की वैल्यू 1 थी और ये 1 अपॉन में ये रख दिया और फिर ये t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन था 1D बॉक्स का था। ए 1D बॉक्स कंटेन्स 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। अब यदि फर्मियोन्स रखे हुए हैं तब टोटल एनर्जी बता दो ग्राउंड स्टेट में, और यदि बोसॉन्स रखे हुए हैं तब टोटल एनर्जी बता दो, और फिर दोनों का रेशियो ले लो। मैं 2 करके आया हूँ, देखो कैसे किया मैंने। तो देखो यदि फर्मियोन्स रखे होते हैं तो हमें पता है कि 2s + 1, तो s यहाँ पर हाफ होता है तो 2s + 1 पार्टिकल एक स्टेट में भरे जा सकते हैं। तो फर्मियोन्स के लिए मैंने फर्स्ट स्टेट है इस ये ग्राउंड स्टेट, इसमें 2 भर दिए फिर 1 भर दिया, फिर टोटल एनर्जी मैंने लिख दी है। ई नोड क्या है हमारा, ये π²h² होता है हमारा, है ना। और ये 4 क्यों आया यहाँ पर, ये ऊपर यहाँ पर 4 क्यों आया, क्योंकि n² π²h²/2ma²। तो n की वैल्यू मैंने 2 रख दी क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड के लिए 2, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये मैंने ई ग्राउंड निकाल दिया। फर्मियोन्स के लिए 6 एप्सिलॉन नोड। बोसॉन्स के लिए हमें पता है कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं नहीं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों पार्टिकल एक ही स्टेट में आ जाएंगे ग्राउंड में। तो ई नोड + ई नोड + ई नोड और ये 3 नोड। यहाँ पर देखो ये चीज़ अच्छी है, जैसे कि मैं π²h²/2ma² नहीं लिख रहा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। ठीक है, और मैंने रेशियो ले लिया यहाँ पर, तो ये 2 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था पॉजिट्रोनियम से। तो पहले तो पॉजिट्रोनियम के बारे में इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है उससे मिलकर बना होता है ना। जैसे हाइड्रोजन एटम है वो बाउंड स्टेट होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का होता है बाउंड स्टेट। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ पॉजिट्रोनियम, तो ये बताना था अपन को, है ना। और उसके बाद क्या करना था, कंपेयर कर देना था कि हाइड्रोजन एटम के लिए यदि अपन ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसका डिफरेंस लेते हैं तो वो पॉजिट्रोनियम की जो डिफरेंस आया उससे किस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे किया मैंने इस तरीके से किया इसको। हमें पता है पॉजिट्रोनियम उसके लिए ये जो एनर्जी है उसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 2 आएगा, साथ में एक फैक्टर और n² आ जाएगा। ठीक है, फिर ग्राउंड स्टेट के लिए तो मैंने n की वैल्यू 1 रख दी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 रख दी। तो ये 2n² था ना, n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखते ये नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो फिर मैंने क्या किया, डिफरेंस ले लिया, EP1 - EP2 पॉजिट्रोनियम के लिए दोनों एनर्जी का डिफरेंस, तो ये मेरा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। आगे देखो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें एनर्जी पता है, n की वैल्यू 1 और 2 रख दो, फिर डिफरेंस ले लो, ये -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। फिर मैंने क्या किया, ये -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसकी जगह मैंने ये रख दिया EH1 - EH2/2 लिख सकता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि EH1 - EH2 क्या है, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं हाफ दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आंसर इसका ये मैंने सी आ जाएगा, इसका हाफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं ये करके आया हूँ इसका आंसर। ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। ए पार्टिकल इज इन nth एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ एन इन्फिनिटी 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। एक पोटेंशियल वेल दे रखा है 0 से L लेंथ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बतानी है। x = 0 से x = L/3 होना चाहिए, इन्होंने 1/3 दे दिया, ये एक मिस्टेक है ना।
तो अपन को n टेंस टू इन्फिनिटी की रेंज के अंदर n टेंस टू इन्फिनिटी इस लिमिट में अपन को बताना है कि प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे किया मैंने इस तरीके से किया, जो p है उसके वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैंने क्या कर दिया, ये साई एन इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है इसकी वैल्यू देख लो किस तरीके से निकाली है पूरा, 0 से l/3 तो मैंने लिमिट ले ली, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हो मैंने ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए रख दिया वैल्यू, है ना। साई एन की वैल्यू क्या होती है, √2/l साइन एन पाई x/l, nth एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा तो n को हटाया नहीं मैंने, है ना। फिर ये क्या किया, ये यहाँ पर ये सेकंड स्टेप। फिर ये थर्ड स्टेप में क्या किया, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है हमें पता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट किया, वहाँ से मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल कर ये निकाल ली। कितनी वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा की, 1/2 ब्रैकेट में 1 - cos 2 थीटा, तो बस वो रख दी मैंने। और फिर पूरा सॉल्व कर लिया, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। सॉल्व करने के बाद में ये इतना आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर आती है ना। ये जो साई एन है ना, ब्रा साई एन केट साई एन है ना। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ये मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये ले लिया मैंने, और n है वो उसको इन्फिनिटी ले लिया। तो वहाँ से मैंने 1/9 इसका आंसर किया है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये था थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब कि था तो सिंपल क्वेश्चन, पर देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि m grams of water at temperature TA is adiabatically mixed with an equal mass of water at temperature TB। m ग्राम के वाटर है, एक TA टेम्परेचर पर एक TB टेम्परेचर पर, दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। अपन को चेंज इन एंट्रोपी बतानी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज CP। देखो मैंने क्या किया, इसमें एंट्रोपी के लिए मैंने ये TA से TF निकाल दी लिमिट, और ये TB से TF एंट्रोपी ये लिमिट लगा दी। फिर बाद में मैंने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। DQ की वैल्यू क्या होती है, mCp dt होती है। तो dt/T है तो उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ln, है ना, ln में आएगा। तो ln TF/TA और इधर ln TF/TB। ये कुल मिला के वैल्यू आई मेरी mCp ln TF का स्क्वायर TA TB। ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी मास सेम हो, जैसे दो वाटर दे रखे हैं हमें, तो मास सेम है दोनों का, और साथ में CP तो सेम होगा ही दोनों का, तब है ना TF की वैल्यू TA + TB/2 ये होती है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू रख दी, तो ये मेरा आंसर आया। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ ये थी कि ये तो आंसर आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसलिए इसमें होगा क्या, मैंने ऑप्शन C है उसको चेक किया कि C है वो ये वाली फॉर्म बना रहा है क्या, ये वाली जो फर्स्ट है। तो मैंने ऑप्शन C लिया, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो वापस वो की वही चीज़ आ गई जो यहाँ पर आई है, मतलब C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें देखना था, टाइम थोड़ा इसमें लग गया था। ये इजी क्वेश्चन आया था कि एज्यूमिंग द अर्थ टू बी द यूनिफॉर्म स्फीयर। तो अर्थ है वो यूनिफॉर्म, सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होगी, तो मैं तो इसका 711 माइक्रोफेराडे ये करके आया हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। हमें क्या दे रखा था, एक पोटेंशियल, ये इनफाइनाइट था हमारे पास। यहाँ पर ये वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा था हमें, और इसमें क्या कर रखा था, बीच में पोटेंशियल लगा रखा था एक, है ना। अब यहाँ पर यदि मान लो कि डिराक डेल्टा फंक्शन होता, है ना, यदि डिराक डेल्टा फंक्शन बीच में होता 0 के ऊपर, तब तो क्या होता, यहाँ पर जो ये D ऑप्शन है ना, इसके अंदर D ऑप्शन के अंदर ये 0 पर आ जाता बिल्कुल। ये वेव चलती और पूरी ये बीच के अंदर, अभी तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर साई x, ये साई x की वैल्यू 0 हो जाती है। हमें पता है डिराक डेल्टा फंक्शन पर 0 होती है वैल्यू साई x की, पर यहाँ कुछ फाइनाइट पोटेंशियल है, इस वजह से कुछ वैल्यू रखेगा साई x, तो ये D ऑप्शन आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो D करके आ गई, ये डायरेक्ट ही हो रहा था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन था। आर की वैल्यू 10 किलो ओम दे रखी थी, V1 की वैल्यू दे रखी थी, V2 दे रखा था, V आउटपुट निकालना था, है ना। ये डायग्राम थोड़ा मैंने वहाँ पर, देखो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशन है इसका। मैंने एक तो पॉइंट ए नोड पॉइंट मान लिया है ना, तो उसके लिए मैंने ये देखो कर दिया पूरा। तो ये मेरा V1 डैश है, उसकी वैल्यू 10 मिली वोल्ट आ गई। और नोड पॉइंट बी है, वहाँ पर भी मैंने क्या किया, V1 डैश माइनस 0/R प्लस V2 माइनस 0/R इज इक्वल्स टू में 0 माइनस V आउटपुट अपॉन आर। ठीक है, वो नॉर्मल सा मैंने नोड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दिया है ना। और ये वी आउटपुट की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये 20 मिली वोल्ट आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था क्लासिकल का, ये जो एल है लाग्रांजियन, इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें, हाफ एम एक्स डॉट वाई डॉट माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। तो हमें बोल रहा था कि ये कौन से ऑप्शन मैच करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस जो लैग्रेंजियन दे रखा था तो हैमिल्टोनियन निकाल लो, और वहाँ से हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे ये वैल्यूज आ जाएंगे। ए ऑप्शन आएगा, मेरा तो ये आया था। ये देखो एल की वैल्यू थी, और एच हमें कैसे निकलता है, सिग्मा पी क्यू डॉट माइनस एल। तो ये पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल इस तरीके से निकलता है, हमें पता है। पी एक्स की वैल्यू ये मैंने देख लो डी एल अपॉन डी एक्स डॉट रख दी, इज इक्वल्स टू में 1/2 एम वाई डॉट आ गया। फिर ये वाई डॉट की वैल्यू मैंने निकाल दी, एक्स डॉट की वैल्यू निकाल दी। करना क्या है, देखो एल लैग्रेंजियन दे रखा है, हैमिल्टोनियन निकालना है। हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला ये हमारे सामने है, ये फॉर्मूला। अब ये जो पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल, तो ये मुझे अब क्या करना है, हमें पता है कि हैमिल्टोनियन है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पी क्यू टी ये होते हैं, हमें पता है। मतलब पी क्यू इस फॉर्म में हम अपन को हैमिल्टोनियन को लिखना है। और लैग्रेंजियन के लिए अपन को पता है ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है क्या होते हैं, क्यू डॉट क्यू टी, है ना। मतलब कि जैसे एक्स डॉट वाई डॉट आ गए, एक्स वाई आ गया इसमें, वैसे एच के अंदर पी एक्स पी वाई आएंगे, एक्स वाई आएंगे। ठीक है, तो टास्क यही था कि पी एक्स है और पी वाई निकाल लिया, वहाँ से एक्स डॉट वाई डॉट की वैल्यू निकाल ली, एच है, ये जो इक्वेशन थी ना ये शुरू वाली एच की, जो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, और ये लास्ट के अंदर ए आ जाएगा आंसर। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना, कैसे किया मैंने। लास्ट में हैमिल्टन इक्वेशन लगा दी, एक्स डॉट इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी एक्स, वाई डॉट इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी वाई। वैसे पी एक्स डॉट के लिए लगा दिया था और पी वाई डॉट के लिए लगा दिया था, ये हो गया था मुझसे। ठीक है, और बाकी के अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।